नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा अकेडमी में। आज की इस क्लास में हम हमारा जो नेक्स्ट पेपर है बोर्ड का वो लेंगे हम, यानी कि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उसका 2018 का पेपर लेंगे। पिछले पार्ट में हमने 2016 और 17 के पेपर सोल्व कर लिए हैं। आज हम 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। देखिए पेपर पैटर्न किस तरीके से आ रहा है और क्या चीजें हैं वो सारा हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा, किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा और किस प्रकार के प्रश्न आपसे हर एक चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझने वाली बात होगी। ठीक है, यानी सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, हमें ज्यादा फोकस उन चीजों पे करना है जिस प्रकार के प्रश्न उस चैप्टर से बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2018 का जो पेपर है हमारा उसकी हम शुरुआत करते हैं। ये आपको निर्देश दे रखे हैं, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी है। हम चलते हैं हमारे सेक्शन ए में, यानी जो भाग ए होता है उसके पहले प्रश्न में। ठीक है, देखिए इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वण का प्रयोग करते हुए इस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ये प्रश्न पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि आपके परीक्षा आपके जो सिलेबस है उसमें वैदिक गणित नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए नहीं होगा। 2018 में वैदिक गणित आपके जो है सिलेबस में ऐड थी, इसलिए ये 2018 का परीक्षा पेपर है, तो उसमें ये चीज है, तो ये आपके लिए नहीं होगा, इसलिए हमें ये प्रश्न नहीं करना है। हम आगे चलते हैं, हल कीजिए। अब इस संख्या को हमें हल करना है, तो ये प्रश्न आप खुद कर सकते हैं। इसमें क्या चीज दे रखी है, हमें हल करने के लिए कहा है इसने। ठीक है, तो 1/x-3 और 1/x-7, तो इसका हम अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे x-3 और x-7। यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो x-7 और इसको 1 से गुणा करेंगे तो x-3 बराबर में यहाँ चलेगा x-1 और x-9, ऊपर गुणा करेंगे तो x-9 और यहाँ x-1। ठीक है, यहाँ कितना होगा तो 2x माइनस ये हो जाएगा 10 और नीचे चलेगा x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 10 अपॉन में चलेगा x² माइनस x माइनस 9x और प्लस का 9। ठीक है, ये 2x माइनस 10 से 2x माइनस 10 एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक बार हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x², इसको सॉल्व भी कर देते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x और ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर सामने ये हो जाएगा x² माइनस का 10x और प्लस का 21। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए अगर हम आगे और सोल्व करें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 10x माइनस का, यहाँ पे माइनस का x माइनस का 9x और प्लस का 9 यहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी 9 बराबर 21 जो है इसका मान नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 का मान 21 कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और ये आपके वैसे सिलेबस में है भी नहीं, ये पुराने टाइप का जो सिलेबस था उसमें आपको दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें दे रखा है हमें 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले 196 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से किया, 2 नाम 18, 2 नाम 18 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8 बचा 1, 2 नाम 18, 7 से चला जाएगा, 7 7 7 49 और फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ 196 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। उसने क्या पूछा है, गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन सभी गुणनखंड में जो घात हमें दिखाई दे रही है उन घातों का योगफल क्या हो जाएगा, तो घातों का योगफल 2 + 2 = 4। वैसे ये भी आपका सिलेबस का नहीं है, बस ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ये आपके अभी सिलेबस में ये चीज नहीं दे रखी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जो चौथा प्रश्न हमें दे रखा है इसमें क्या कहा है कि कोस 50 डिग्री और कोसेक 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोस 50 डिग्री कोसेक 40 डिग्री, ठीक है,
इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो कोस को अगर हम चेंज करेंगे तो वो हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 50, आगे चल रहा है कोसेक 40, ये हो जाएगा साइन 40। तो कोसेक 40 को भी हम लिख सकते हैं 1/sin40, और यहां से इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका त्रिकोणमिति वाला था, बहुत ही आसान था, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसने किस प्रकार से हमें बताया है कि एक छड़ दे रखी है और उसकी परछाई बन रही है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो इस जगह बनेगा, क्योंकि जब सूर्य यहाँ होगा तभी क्या होगा, उसकी परछाई कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो अगर जितनी लंबाई परछाई है, यानी मैं इस बिंदु पर खड़ा होकर अगर सूर्य को देखने की कोशिश करूं तो जस्ट इसके शीर्ष से ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ उसका क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। जबकि इसके आधार और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई हम ले सकते हैं h और इसका आधार हम ले सकते हैं x। ठीक है, उसने कहा है कि उसकी लंबाई तथा छाया की लंबाई, यानी ये लंबाई h तथा उसका आधार हो जाएगा जो कि छाया की लंबाई है x, उन दोनों का अनुपात दे रखा है हमें 1:3। ठीक है, तो उसने सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो माना सूर्य का उन्नयन कोण वो हो जाएगा थीटा। ठीक है, आगे हमें अनुपात किस चीज का दे रखा है, h, यानी उसकी ऊंचाई तथा उसकी जो छाया है उसकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 1:3। ठीक है, tan थीटा से हम करेंगे तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan में थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लंब कितना है, यहाँ पे h दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, हमें x दे रखा है। तो h/x का अनुपात हमें 1/√3 दे रखा है। tan में 1/√3 वैल्यू होती है 30 की, तो ये हो जाएगा tan 30। अगर tan से tan को कैंसिल करें तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित ये हमारा एक चैप्टर है, उसी का एक प्रश्न आपको दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। ठीक है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं के बिंदुपथ की बात अगर हम करें तो जैसे कोई बिंदु हमें दे रखा है, एक बिंदु हम ले लेते हैं ओ बिंदु। ठीक है, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, ये किसी दो बिंदु यानी एक बिंदु ए हो जाएगा और एक बिंदु बी हो जाएगा, उनसे इसकी दूरी क्या है, समान दूरी है। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, और इस बिंदु के निर्देशांक हम ले सकते हैं x, y। तो इस बिंदु के बिंदुपथ बताना है हमें, बिंदुओं का जो बिंदुपथ बताना है। ठीक है, तो इसका बिंदुपथ हमें बताना है, तो ये इससे भी समान दूरी पर है, इससे भी समान दूरी पर है। तो इसके लिए दूरी का सूत्र अगर हम लगाएं तो वो हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का काम करेगा ये, x1 का काम करेगा ये, तो x1 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर इधर x2 y2 ये हो जाएंगे, x1 y1 ये हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों पे रूट लगेगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका बिंदुपथ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात लिखिए। ठीक है, ये भी काफी डिटेल से प्रश्न दे रखा है जो कि पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पर फिर भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवा हम ले लेते हैं, एक जीवा ये हो जाएगी और एक जीवा इसकी ये हो जाएगी। इन जीवाओं का अनुपात बताना है, यानी ये जीवा ए बी हो गई और ये हो गई पी क्यू, तो हमें ए बी अनुपात पी क्यू बताना है। अब देखो इस चीज से समझना, इसने क्या कहा है कि ये केंद्र से समान दूरी पर है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये दे रखी है, यानी ये दूरी अगर x दे रखी है तो ये भी x है। अब ये दूरियां क्या होती है, इनकी त्रिज्याएं होती है। ठीक है, ये दूरियां क्या होती है, त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र की। वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि को मिलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी त्रिज्या हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एकदम समान है, जिनकी ऊंचाई x है तथा ये दोनों भुजाएं क्या है, r दे रखी है, तथा ये कोण भी समान होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं,
सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज एकदम समान दे रखे हैं तो इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां भी समान होगी, इसीलिए इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे को अगर हम फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां बनती है 6 और वो कौन सी हो जाती है, 1 से लेकर 6 तक। अब इसने कहा कि विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम अंक कितने होते हैं इसमें, 1 2 3, यानी इसमें 3 विषम अंक हो गए और कौन कौन से, 1 3 और 5। तो इसकी प्रायिकता की बात करें तो इसकी P ऑफ A हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। इसकी अनुकूल स्थितियां 3 है और कुल स्थितियां 6 है, यानी इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपए है तथा उसके बाद में 3 रुपए है, ठीक है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा किराया y किलोमीटर हो तो इसे समीकरण रूप में लिखिए, ठीक है। देखिए इसने क्या कहा है कि अगर पहले यानी 1 किलोमीटर की सिर्फ आप यात्रा करते हो तो उसके लिए तो आपको किराया 5 रुपए देना होगा, लेकिन उसके बाद वाली जो आप यात्रा करोगे उसके लिए आपको 3 रुपए किराया देना होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर की यात्रा करता है तो पहले किलोमीटर के लिए 5 हो जाएगा, दूसरे के लिए 3, यानी टोटल 8 रुपए उसका किराया हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर की यात्रा करता है तो पहले के लिए 5 देना होगा, बाकी 2 के लिए 3 और 3 यानी 6, तो 6 और 5 टोटल 11 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर होती है तथा किराया y की रुपए है, ठीक है। अब देखिए टोटल किराया y रुपए दे रखा है, ठीक है ना। अभी किराया कैसे बनेगा कि पहले किलोमीटर के लिए आपको कितना देना है, 5 रुपए देना है, यानी ये 5 रुपए जो लगेंगे आपके वो फिक्स है। आप कितनी दूरी तय करते हो उससे मतलब नहीं है, पर 1 किलोमीटर जो आप पहला किलोमीटर लेते हो उसके लिए आपको 5 रुपए फिक्स देने होंगे और बाकी की जो दूरी है वो उसके किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि कुल तय की गई दूरी कितनी है, x है। तो बताओ 1 किलोमीटर के लिए तो 5 रुपए दे चुका है वो ऑलरेडी, बाकी शेष यानी 1 को हटाकर, तो x में से 1 को हटाएंगे तो x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा। उसके लिए किराया कितना है, 3 रुपए का किराया है। और इस तरीके से टोटल किराया उसको कितना देना होगा, तो उसको y रुपए देना होगा। इसको और सरल करके लिखना चाहे तो 3x माइनस 3 प्लस 5 बराबर y, और यही समीकरण हमारी बन जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 5 में से 3 को घटाया तो 2 बचा, वो प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हमारी समीकरण बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दिया गया कॉन्सेप्ट है उसी से हम बना सकते हैं। टोटल दूरी x दे रखी है तो उसमें से 1 कम करना होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला 1 किलोमीटर है उसके लिए हम 5 रुपए उसको दे चुके हैं। शेष दूरी के लिए हमें क्या करना होगा, 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, आखिरी प्रश्न है जो हमारा ए पार्ट है। 1 नंबर वाले प्रश्नों में से ये आखिरी प्रश्न आता है हमारा। यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर की दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए खंबे के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, तो इस प्रकार से कोई खंबा है उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से, इस खंबे से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्लेटफॉर्म है, उसके इस 20 मीटर स्थित बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण, यानी यहां से अगर आप कैमरे को देखते हो तो ये कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो माना खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h मीटर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला हमारा काम होगा माना खंबे की ऊंचाई, बराबर h मीटर, ठीक है। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा, या फिर हमें जो भुजाएं दे रखी है उसको ले लेते हैं हम, ए बी और ये सी। इसका ये कौन समकोण होगा, तो आधार कौन सा है इसमें, बीसी आधार, वो कितना दे रखा है हमें, 20 मीटर। और कोण की अगर हम बात करें, जो थीटा है हमारा वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में वही tan थीटा
बराबर लंब बटा आधार। थीटा हमारा 60 डिग्री दे रखा है। लंब की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ए बी यानी एच, और आधार हो जाएगा इसका बी सी। रूट टेन 60 का मान होता है √3। एच बटा बी सी का मान हमें दे रखा है 20 मीटर, तो एच का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम इनकी दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, ऊंचाई जो है खंभे की वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट बी है, यानी प्रत्येक प्रश्न हमारे 2 नंबर के हैं। उसमें पहला जो प्रश्न दे रखा है वो फिर से हमारा वैदिक गणित वाला आ जाता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। द्वंद्व विधि से इनका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करना है, जो कि आपके नहीं दे रखा है। 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी इनका HCF आपको दे रखा है वो कितना है 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न हमारा जो पहली एक्सरसाइज है उसमें से आया है। इसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको, तो जो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इसमें वो क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है LCM गुणा HCF की। इन दोनों के क्या होता है वो बराबर होता है। तो हमें HCF दे रखा है और हमसे पूछा क्या है लघुत्तम समापवर्तक, यानी हमसे LCM पूछ लिया है इसने, हमें LCM का मान पूछा है। अब इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, LCM आपसे पूछा है, HCF भी आपको दे रखा है। तो HCF का अगर दो संख्याओं के गुणनफल में भाग दें तो LCM आसानी से आ जाता है। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन HCF। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 525। HCF का अगर हम भाग दें यानी 5 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 एकम 5, यहाँ 2 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटने का 0 लगाएंगे। 25 तो 5 पंजे 25, यानी LCM कितना आ जाएगा इसका 105। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हमें दे रखा है 216, तो ये हो जाएगा 216 बराबर 6a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 216 बटा 6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 × 18 बचा 3, 6 × 36, 36 होता है 6 का स्क्वायर, यानी a का मान आ जाएगा 6 मीटर। जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है वो वर्ग मीटर में है, इसलिए घन की भुजा क्या हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो पूरा संपूर्ण गोला अगर आपको दिया होता तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब उसको आधा बीच में से काटते हैं तो 4 का आधा वैसे तो 2 हो जाता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग वृत्ताकार भाग रहता है, तो पाई आर स्क्वायर और ऐड होने पर वो क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या दे रखी है हमें, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, तो 7 से चला जाएगा, 22 × 3 = 66 गुणा 7 करेंगे तो 7 × 6 = 42, 4 7 × 6 = 42 और 4 हो जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 15 देखिए। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है।
पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, या ग्रीन पेज बोला है, इसका मतलब जितना एरिया वो कवर कर सकता है वो चीज हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, इसने बोला है सबसे पहले खंबे की ऊंचाई हमें दी है कि खंबे की ऊंचाई है 24 मीटर, तो ये ऊंचाई हमें दे दी 24 मीटर। ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा रखा है ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है, इससे लेकर 25 मीटर की दूर दृष्टि रेखा से यातायात को देख सकता है, यानी इसके लिए जो ये दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है, अब जब ये पूरा घूमेगा तो एक वृत्ताकार पाथ बनाएगा इस तरीके से क्या करेगा, ये वृत्ताकार पथ बनाएगा। तो उस वृत्ताकार पथ की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिससे हम इसका संपूर्ण पृष्ठ या इस वृत्ताकार क्षेत्रफल का क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्रफल दे रखा है, इसने बोला है कि उस पोल के चारों ओर का अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, अगर हम इसको नाम दें ए बी सी, तो इसमें हमें कर्ण ए सी पता है, लंब ए बी पता है, तो आधार बी सी निकालना है सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण का मान दे रखा है ए सी स्क्वायर, लंब हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा बी सी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ए सी का यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। 625 में से अगर 576 को माइनस करेंगे यहाँ आएगा इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 625 को 576 माइनस करेंगे 625 में से, तो हमारे पास बचेगा 49, और 49 होता है 7 का स्क्वायर, इसलिए बी सी का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, ग्रीन पांच या अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, तो 22 को 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार का प्रश्न आपके हर एक पेपर में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको जरूर आप करके जाएं। अगला देखें प्रश्न संख्या, अब ये पार्ट सी की बात करते हैं हम। पार्ट सी हमारा है जिसमें आपका प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसमें आपको कहा है कि विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद पी ऑफ एक्स का इस पी ऑफ एक्स में इस जी ऑफ एक्स का भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें करना है, भाग करना होगा यहाँ पे, तो पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देना है। तो पी ऑफ एक्स हमारा दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसमें भाग देंगे जी ऑफ एक्स का यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर का इस एक्स की घात 4 में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बार जाएगा, 2 बार 2 पावर आएगी। इसको फिर से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। तो इसको हम साइड में लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2x, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बनाएगा, और उससे पहले हमारे पास क्या है प्लस का x क्यूब, तो ये x क्यूब यहाँ आएगा। ठीक है, आगे प्लस का 4x बचा है अभी और माइनस का 3 बचा है। x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर का तो x बार जाएगा, फिर से गुणा करने पर आएगा x क्यूब, x से गुणा करने पर आएगा प्लस का x, और माइनस x से गुणा करने पर आएगा माइनस का x स्क्वायर। इनको हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस, यहाँ कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर
और 4x में से x को माइनस किया तो प्लस का 3x और माइनस का 3। फिर से एक्स स्क्वायर का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, माइनस के 3 से गुणा करने पर माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 और इससे किया तो प्लस का 3x। यानी सारी संख्या सेम हो गई, यहाँ साइन चेंज करने पर सभी कैंसिल हो जाएगी, तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ से 0 शेषफल आएगा। भागफल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, भागफल बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, अगला दे रखा है प्रश्न संख्या 17। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी SN ज्ञात करना है, S20 ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले SN का फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर फिक्स कर दिया कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी जहां n दिखाई दे रहा है वहां क्या रखेंगे, हम 20 रखेंगे। तो n के अलावा और किन चीजों की हमें नीड होगी, तो हमें a चाहिए और हमें d चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो हिंट दे रखी है कि इसका दूसरा पद यानी a2, और a2 को लिखा जा सकता है a प्लस d बराबर दे रखा है 3, और दूसरा हमें दे रखा है a3, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और वो उसका मान हो जाएगा 5। ठीक है, इन दोनों को अगर विलोपन विधि से हल करें तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ a से a कैंसिल होगा, d में से 2d गया तो माइनस का d बचेगा और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से d माइनस कैंसिल हुआ तो d का मान आ जाएगा 2। इस d का मान समीकरण 1 में रखें तो a प्लस d, d यानी 2 बराबर 3 है, तो a प्लस a बराबर ये हो जाएगा a बराबर 3 माइनस 2 यानी 1, यानी a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमें n का मान पता है जो कि 20 है, a पता है, d पता है, तो हम S20 आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो S20 का फॉर्मूला हो जाएगा S20 बराबर 20/2 2a, a का मान कितना है, 1 है, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2 है, 2 से चला जाएगा 10 बार, तो यहाँ हो जाएगा 10, अंदर चल रहा है 2 एकम 2, प्लस यहाँ बचेगा 19, 19 दूनी 38, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 40, 10 गुणा 40 हो जाएगा 400, यानी प्रथम 20 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा, 400 आएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर संपूरक दे रखे, पूरक दे रखे हमें। ठीक है, इस प्रकार के कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें मीनार बनानी होगी, इस प्रकार से एक मीनार दे रखी है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि आधार पर दो बिंदु लिए गए हैं। अब आधार पर दो बिंदु किस प्रकार से लिए हैं, एक मीनार के आधार से एक बिंदु तो है 9 मीटर तथा दूसरा है 25 मीटर, तो एक बिंदु तो हो जाएगा यहाँ इस जगह 9 मीटर और दूसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ 25 मीटर। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर, यानी एक बार आप मीनार के शीर्ष को यहाँ से देखोगे और एक बार आप मीनार के शीर्ष को यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से जो बनने वाले कोण है वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। अगर इसको नाम दे ए बी सी और ये डी, बी से सी तक की दूरी है 9 मीटर तथा बी से डी तक की दूरी है 25 मीटर। यहाँ ये जो दोनों कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक है, यानी अगर इसको थीटा नाम दे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ समकोण बन रहा है, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी तथा ए बी और ये डी, दो समकोण त्रिभुज हमारे सामने है। मीनार की ऊंचाई हमसे पूछी है तो हम मानेंगे उसको, इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगी h मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें BC भुजा जो है उसकी वैल्यू पता है 9 मीटर और BD भुजा जो बड़ी है उसकी वैल्यू पता है 25 मीटर। ठीक है,
अब हम करते हैं, हमें अगर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लंब का आधार के साथ संबंध देखें तो सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा की बात करें तो वहां कितना दे रखा है, थीटा ही दे रखा है, यहाँ लंब कितना है h हो गया, आधार कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, ये tan थीटा का एक मान आ गया हमारे यहाँ से, समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला हो जाएगा त्रिभुज एबीडी, उसमें भी हम tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और अगर यहाँ थीटा की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है, यहाँ h है और आधार हो जाएगा यहाँ पे 25। इसको लिखा जा सकता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा h बटा 25। और कोट थीटा को भी अगर हम चेंज करके लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा बराबर h बटा 25। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से उठा के यहाँ से रखेंगे तो 1 बटा h अपॉन 9, ये हो जाएगा h बटा 25। 25 चला जाएगा गुणा में तो 25 का गुणा 1 से 25 और h का h से गुणा हो जाएगा h स्क्वायर बटा 9। 9 को 25 के पास भेजेंगे तो 25 गुणा 9 बराबर h स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारे मीनार की ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से जो थीटा वाला कॉन्सेप्ट है वहां हमें क्या करना होगा, इस tan थीटा वाले फंक्शन को सेम बना के और फिर वैल्यू ज्ञात करनी होगी। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है इसमें आपको कि यदि दी गई आकृति में यदि OP बटा OQ बराबर OR बटा OS, OP बटा OQ और OR बटा OR गुणा OS, ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो देखिए इससे हम एक भुजाओं का अनुपात बना सकते हैं। इसी इंट को अगर मैं लिखूं, क्या दे रखा है, दिया है OP गुणा OQ बराबर OR गुणा OS। ठीक है, OP और इसकी दूसरी त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं हम OR। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ OP बटा OS या OP बटा OR बराबर हो जाएगा OS बटा OQ। ये क्या किया है मैंने, देखना एक बार, OP के अपॉन में OR लिखा है, यानी OP के अपॉन में OR लिखा, OS के अपॉन में OQ लिखा है, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हमें दे रखा है। जो पहली लाइन है हमारी उसका मतलब ये है, उसने कंफ्यूज करने के लिए अलग तरीके से दिया है, उसका मतलब हमने ये निकाला। तो दर्शाइए कि कोण OPS बराबर ORQ, OPS बराबर ORQ, देखते हैं अभी, वह कोण OQR बराबर OSP। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, चलिए, तो हमें ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसी चीज से हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो हम चलते हैं त्रिभुज POS तथा त्रिभुज QOR या ROQ में सबसे पहली चीज हमें दे रखी है OP बटा OR बराबर OS बटा OQ, यानी इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के समान दे रखा है। अगर इनके बीच के कोण को हम बराबर बोल दें तो हम बोल सकते हैं SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण किस प्रकार से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण POS बराबर हो जाएगा कोण QOR या ROQ। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अतः SAS समरूपता से त्रिभुज POS समरूप होगा त्रिभुज ROQ के। ठीक है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण समान होंगे। P के सामने वाला R, ठीक है, इसने बोला है OPS तो ORQ, यानी कोण OPS बराबर कोण ORQ, ये बराबर हो जाएंगे। दूसरा कोण OQR, ठीक है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण हो जाएगा इसके बराबर। जो इनका कॉमन कोण है वो ये इनका कॉमन हो जाएगा, समान कोण शीर्षाभिमुख कोण वाला। तो कोण OQR बराबर हो जाएगा कोण OSP। ठीक है, ये कहाँ से, बाय CP। और यही चीज हमें सिद्ध करके बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो 20 में हमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF एक बिंदु G से गुजरती है। ठीक है, यानी इस बार हमें जो त्रिभुज दिया गया है कुछ इस प्रकार से,
जिसकी 3 माध्यिकाएं दे रखी है। त्रिभुज हमें दिया है ABC और इनकी माध्यिकाओं की अगर हम बात करें तो इसकी माध्यिका यहां से आ रही है, इसकी माध्यिका कुछ इस प्रकार से है और इसकी माध्यिका हो जाएगी यहां से। इन तीनों माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु है उस बिंदु का नाम दिया है G बिंदु। ये हो जाएगा AD, BE और ये हो जाएगा CF। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। आगे उसने कहा है कि AD की लंबाई जो है, यानी हमें मान क्या क्या दे रखा है, तो दिया है AD बराबर 9 सेंटीमीटर, GE बराबर 4.2 सेंटीमीटर और GC बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकार से हमें दिया है तो हमें निकालना क्या है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है और किस किस का मान ज्ञात करना है, तो हमें AG, BE और FG की लंबाई ज्ञात करनी है। AG, BE और FG, AG, BE और FG की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे रखी है तो तीनों माध्यिकाओं में संबंध किस प्रकार से होता है, चूंकि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो परस्पर 2:3 में विभाजित करती है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका ये अनुपात 2 होगा, ये 1 होगा, यानी हम बोल सकते हैं AG बटा GD बराबर BG बटा GE बराबर CG बटा GF। ये सभी अनुपात कितने होंगे, 2:1 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, AD दे रखा है। ठीक है, अब पूरा AD का मान दे रखा है तो AD हमें पता है कि इन दोनों से मिलकर बनेगा, तो 2 और 1:3 अनुपात का मान दे रखा है, बाकी हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना है AG, हमें GE दे रखा है तो हमें BG निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या सबसे पहले हम निकालते हैं इससे। हमें दे रखा है AG बटा GD, चलो AD अनुपात दे रखा है तो हम बोल सकते हैं चूंकि AD बराबर होता है AG प्लस GD और इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 यानी 3 अनुपात में। ठीक है, तो हमें AD बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो यहां से हम 1 अनुपात की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं AD और मुझे पूछा है AG, तो AD बटा AG निकालूं तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, AD का अनुपात है 3, AG का अनुपात कितना होगा, AG का अनुपात देखिए ये रहा 2 अनुपात है। यहाँ से मुझे AG का मान चाहिए तो AD का मान रखना है, तो AD का मान हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3/2 और हमें AG का मान ज्ञात करना है। 3 से 3 बार कैंसिल होगा, AG को 1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा AG और 3 दूनी 6, तो AG का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमने AG का मान निकाल लिया। अब BE की बात करते हैं, तो BE का जो संबंध है, ये BE का संबंध हमें बनाना होगा इस GE से। ठीक है, तो BE का अनुपात भी कितना हो जाएगा, जो BE का अनुपात हो जाएगा वो 2 + 1 यानी 3 अनुपात हो जाएगा। इसलिए हम क्या निकाल सकते हैं, हमें दे रखा है GE, तो हम लिख सकते हैं BE बटा GE बराबर 3 अनुपात और GE का अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात। तो BE की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, GE की वैल्यू हमें पता है 4.2 है, 3/1। 4.2 से 3 को 4.2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 3 12 यानी 12.6 सेंटीमीटर BE की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट बचा है हमारे पास किसकी वैल्यू, FG की वैल्यू निकालनी है, तो हमें दे क्या रखा है यहाँ पे GC दे रखा है। ठीक है, GC दे रखा है, हमें FG चाहिए, तो हमें पता है
सी जी बटा एफ जी या जी एफ, इनका अनुपात 2:1 है। सी जी बोलो या जी सी बोलो, उसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। जी एफ बोलो या हमें एफ जी निकालना है, जी एफ को मैं एफ जी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 से गया 3 बार, तो एफ जी बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी ये थी थ्योरम से कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है परस्पर कितने अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रकार का प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज वाला दे रखा है आपको, तो चक्रीय चतुर्भुज वाला कोई भी हमने प्रश्न नहीं पढ़ा, ये आपके टॉपिक से बाहर है क्योंकि ये पुराना सिलेबस है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाओं PA तथा PB की रचना कीजिए, जहां PA तथा PB के मध्य का जो कोण है वो 65 डिग्री दे रखा है। इसके लिए रफ डायग्राम देखिए, सबसे पहले एक वृत्त दे रखा है जिसका बाह्य बिंदु P दे रखा है, इस P से दो स्पर्श रेखाओं की रचना इस प्रकार से करनी है, इन दोनों के मध्य का जो कोण दे रखा है वो 65 डिग्री दे रखा है। अगर यहाँ इनको त्रिज्याओं से मिलाएं तो ये 90 होगा, ये 90 होगा और ये 65 होगा, तो 180 और 65 245 हो जाएगा। 245 को 360 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 115, यानी ये जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें दोनों त्रिज्याओं के बीच में 115 डिग्री का कोण बना के त्रिज्याएं बनानी है और दोनों पे फिर समकोण बनाते हुए क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का रेखाखंड खींचा हमने, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड। अब इस पर क्या करना होगा कि हमें एक और त्रिज्या बनानी है जिनके मध्य का कोण कितना होगा, 105 डिग्री होगा। तो इसके मध्य का कोण 105 डिग्री बनाने के लिए इस वृत्त के केंद्र O पर हम बनाएंगे 105 डिग्री से, बनाते हुए एक और त्रिज्या खींचेंगे, तो ये इस प्रकार से बनेगी 105 डिग्री के कोण पे, ये कोण हो जाएगा 105 डिग्री, केंद्र O, और यहाँ जो दो स्पर्श बिंदु होंगे उनको हम नाम दे सकते हैं PA तथा PB, तो यहाँ A और B आएगा, जो स्पर्श बिंदु जो बाह्य बिंदु होगा वो हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब इस पर एक समकोण बनाएंगे, तो एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से। ठीक है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से आ जाएगी। समकोण क्यों बनाया, क्योंकि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा जो हमारा चाप होगा वो यहाँ से होगा, यानी इस पे एक अर्धवृत्त बनाएंगे, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से, और ये इस तरीके से। तो यहाँ एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, तो ये जो हमारा बिंदु होगा, इनका स्पर्श रेखाओं का मिलान बिंदु वो बिंदु P होगा, और इनके मध्य का जब कोण आप माप कर देखेंगे तो वो हमें कितना प्राप्त होगा, 65 डिग्री, क्योंकि ये दो कोण तो हो गए हमारे 90 और 90 के, तो 90 और 90 180, 65 को अगर 105 में जोड़े, अच्छा 115 बनाना था, तो ये कोण हमारा 115 हो जाएगा, 65 और 115 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखाओं की रचना आसानी से कर सकते हैं। इसकी रचना आप लिख लेना, रचना के पदों में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। तो वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या 4.2 मीटर।
आगे उसने बोला है कि पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो पार्क के चारों तरफ जो है 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, यानी इस पार्क के अंदर एक और रास्ता बनेगा इस तरीके से। ये जो रास्ता बना हुआ है ये कितना है, 1.4 मीटर। ठीक है, चलिए, तो अगर ये 1.4 मीटर रास्ता बना हुआ है तो यहाँ हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्त बन जाते हैं, जिसमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई R1 बोल सकते हैं हम इसको, जो कि 4.2 है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 बोलेंगे इसको, और उसका माप आएगा 4.2 में से अगर हम 1.4 को माइनस करते हैं तो वो बचेगा 2.8 मीटर। ठीक है, तो ये हमने दो संकेंद्रीय वृत्त क्यों माने हैं, क्योंकि अगर इस पाथ का अगर हमें एरिया निकालना है तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो शेष हमारा इस पाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, जिसको R1 नाम दिया वो है 4.2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, जो रास्ता बना हुआ है तो रास्ते की चौड़ाई वो हो गई 1.2 मीटर। तो R2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.8 मीटर। ठीक है, चलिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, 22/7 गुणा, या 22/7 को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई दोनों के पास है, तो ये कॉमन आया R1 स्क्वायर यानी 4.2 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर यानी 2.8 का स्क्वायर। ये होगा 22/7 गुणा, इनका स्क्वायर करें तो 42 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 4, 8, 8 दूनी 16, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 17.64 माइनस 28 का वर्ग देखें, 8 अंटे 64, 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएगा 32, 32 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 हो जाएगा 38, हासिल का 3, 2 दूनी 4 और तो ये हो जाएगा 7.84। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 22/7 गुणा 0, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा पॉइंट, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 7 से कैंसिल करेंगे 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28, 14 को 2 से करेंगे 14 दूनी 28, हासिल का 2, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 30.8 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दो संकेंद्रीय वृत्तों की रचना हो रही है। प्रश्न संख्या 24 देखें, एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है तथा उसका जो व्यास है वो कितना है, 1.4 मीटर है। 10 चक्कर लगाने पर रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। देखिए, रोलर का जो आकार होता है वो होता है बेलनाकार। रोलर जो होता है वो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें एक रोलर दे रखा है जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई 2.5 मीटर, और उसके व्यास की बात करें तो उसका व्यास दे रखा है 1.4 मीटर। तो त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो त्रिज्या यानी R हो जाएगी 0.7 मीटर। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 10 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि रोलर जो है किस प्रकार से समतल करेगा, तो उसके लिए हम देखें कि रोलर जो चलेगा अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे चलेगा। जैसे पहिए वाले क्वेश्चन हम करते हैं कि पहिया एक चक्कर जो लगाता है उसकी दूरी क्या होती है, तो उसकी दूरी उतनी होती है जितना उसका परिधि होती है। ठीक है, वृत्ताकार पहिए की जो परिधि होती है वही उसकी क्या होती है, चली गई एक चक्कर में दूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये जो हमारा रोलर दे रखा है जो कि बेलनाकार आकृति का है, तो उसको अगर हम एक चक्कर तक लुढ़काएंगे तो जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उतने क्षेत्रफल को क्या करेगा, समतल करेगा। यानी इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है
और फिर उसको 10 से गुणा कर देना है, क्योंकि 10 चक्कर वो टोटल लगा रहा है, तो उससे 10 चक्कर में जो क्षेत्रफल वो समतल करेगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे पहले हमें क्या पता है, बेलनाकार रोलर की त्रिज्या यानी r बराबर हमें दे रखा है 0.7 मीटर, लंबाई जिसको हम h से डिनोट करते हैं क्योंकि बेलन की ऊंचाई का काम करता है, तो वो है 2.5 मीटर। ठीक है, अब आते हैं हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, दो गुणा 22/7, आर दे रखा है 0.7 गुणा एच यानी 2.5। यहाँ से इनका डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 और इसका भी हटाया तो ये 100। 7 से 7 कैंसिल होगा, 25 चौक 100, 2 से चला जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा 11 बार, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार अगर ये लुढ़कता है तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, 11 मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अतः रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो वो हो गया हमारे पास 11 मीटर स्क्वायर, तथा रोलर द्वारा 10 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा, तो 10 गुणा 11 यानी 110 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल जो है वो क्या करेगा, समतल कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की तरफ चले तो उसमें क्या दे रखा है हमें, एक थैले में एक सफेद गेंद, 2 काली गेंद तथा 3 लाल गेंद दे रखी है, एक ही आकार की है। तो इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। एक थैला दे रखा है हमें, ठीक है, उस थैले में क्या दे रखा है हमें, कुछ गेंद दे रखी है। कितनी, कौन कौन सी गेंद दे रखी है, तो इसमें से हमें सबसे पहले तो दे रखी है हमें एक सफेद गेंद, 2 काली गेंद तथा 3 लाल गेंद दे रखी है ना। तो 3 लाल गेंद हो जाएगी इस प्रकार से, 1 2 और ये 3। चलिए आगे दे रखी है काली गेंद, तो काली गेंद है इसमें 2, काली गेंद हो गई। और उसके अलावा हमें दे रखी है एक सफेद गेंद। तो सफेद गेंद को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसमें इसकी बॉर्डर बना लेते हैं ब्लैक कलर में, तो ये हो जाएगी इसमें सफेद गेंद। ठीक है, चलिए अब इसने बोला है तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, कुल कितनी हो गई, एक सफेद, तो एक सफेद आ गई, 2 काली, एक और 2 काली, 3 लाल गेंद आ गई। आगे उसने बोला है कि एक गेंद उसमें से यादृच्छा निकाली जाती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो गेंद है वो किस प्रकार से हो। सबसे पहले केस में तो वो गेंद आपकी सफेद हो, गेंद काली न हो तथा गेंद लाल हो। ठीक है, तो कुल स्थितियां लिखते हैं सबसे पहले हम। कुल गेंद कितनी दे रखी है हमें, 1 2 3 4 5 6 गेंद। ठीक है, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 3, सफेद गेंद है 1 और काली गेंद है 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो उसने हमसे पूछा है कि गेंद सफेद हो। ठीक है, यानी P ऑफ इवेंट 1 निकालना है हमें। तो ऐसी कितनी इसकी अनुकूल स्थितियां हैं,
तो इसकी अनुकूल स्थितियों की अगर हम बात करें, अनुकूल स्थिति, तो सफेद गेंद हो तो सफेद के लिए एक अनुकूल स्थिति है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो P ऑफ E1 की बात करें अगर हम, अनुकूल स्थिति 1 हो गई, कुल स्थिति की बात करें तो वो हो गई 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें उसने बोला है गेंद काली ना हो, ठीक है, तो अनुकूल स्थिति देखें, गेंद काली नहीं होगी तो किस प्रकार की होगी, सफेद और लाल, तो 1 + 3 यानी 4, तो P ऑफ E2 हो जाएगा हमारा अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति यानी 2/3। और थर्ड हमें दे रखा है निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, लाल हो, तो P ऑफ E3 हो जाएगा, लाल गेंदें हमें दे रखी है 3, तो हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, ठीक है। इस प्रकार से हम इनकी प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, अब डी पार्ट हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो होगा 6 नंबर का। इसमें क्या करना है हमें, 26 प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेख विधि से हल कीजिए, जिसमें हमें आलेख विधि से हल करने के लिए दो समीकरण दे रखी है, 2x + y = 6, 2x - y = 2। अतः इसकी सहायता से संबंध 2x + 7y = p का मान ज्ञात करना है। अगर हमें x और y का मान प्राप्त हो जाए तो यहाँ रख के हम p का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ग्राफिक विधि से हल करने के लिए इन समीकरणों के हमें मान ज्ञात करने होंगे, 3 मान हमें x और y के निकालने होंगे, ठीक है। सबसे पहली समीकरण हम लेते हैं 2x + y = 6, यहाँ से y का मान निकाले तो हो जाएगा 6 - 2x, ठीक है, यानी हमें x का मान रखते जाना है जिससे y का मान प्राप्त होता जाएगा हमें, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। देखिए फटाफट से मान निकाल लेते हैं, y x का मान अगर 1 रखा तो 2 1 = 2, 6 में से 2 गया 4, 2 रखा तो 2 दूनी 4, 6 माइनस ये हो जाएगा 3 रखा तो ये हो जाएगा 0। फिर समीकरण 2 की बात करें तो 2x - y बराबर दे रखा है 2, इस y को उधर भेजेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होता जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया y, 1 रखा x का मान, 2 1 = 2, 2 में से 2 गया तो y का मान 0, 2 रखा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 3 रखा 2 3 6, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। इन दोनों बॉक्स को क्या करना है हमें ग्राफ में दर्शाना है, तो हम लेते हैं ग्राफ पेपर, चलिए ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस और इधर हो जाएगा x एक्सिस। अब एक एक समीकरण के लिए लिखते हैं हम। इसमें हमें दे रखा है कि x के 1 पे y का कितना आना चाहिए, 2 4 आना चाहिए, तो x के 1 पे y का 4 यानी ये बिंदु हो जाएगा 1। नेक्स्ट उसने बोला है x के 2 पे y का 2, तो x के 2 पे y का 2 यानी ये बिंदु यहाँ पर है। नेक्स्ट x के 3 पे y का 0, तो x के 3 पे y का 0 है तो ये इस जगह आएगा, इसको एक सीधी रेखा से मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारी जो दूसरी समीकरण हमें दे रखी है उसके लिए x के 1 पे y का 0, तो x के 1 पे y का 0 है तो ये इसी जगह आ जाएगा। x के 2 पे y का 2, तो ये बिंदु हमारा कॉमन हो जाएगा, x के 2 पे y का 2। नेक्स्ट x के 3 पे y का 4, x के 3 पर y का 4, तो ये इस जगह आ जाएगा। तो
इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचे तो ये इस प्रकार से जाएगी। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं टकराती है वही बिंदु हमारा इसका आंसर हो जाता है। यानी यहाँ पर x का बिंदु है और y का बिंदु है, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 2। अब हमें p के मान के लिए क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। हमें दे रखा है 6x प्लस 7y बराबर p, तो 6x प्लस 7y बराबर p दे रखा है। तो इसको लिखेंगे 6 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 2 बराबर p। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 बराबर p। तो p का मान हो जाएगा यहाँ से 26। p बराबर 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैमाना आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर पे हमने 1 इकाई का पैमाना लिया है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस कोस थीटा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और LHS से हमें ये RHS बनाना होगा। ठीक है, LHS में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। जब भी रूट वाले प्रश्न आते हैं तो उनका हम करते हैं परिमेयकरण, और परिमेयकरण करते हैं हर का। तो हर वाले जो नंबर दे रखा है उसका साइन अपोजिट करेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके स्क्वायर से रूट हटेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। रूट में नीचे आएगा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और ये होता है कोट थीटा। ये हमारा क्या है, RHS है। ठीक है, यही लाना था हमें, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये हमारा आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये चीज हमें सिद्ध करके बतानी है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर ये होता है। तो इसमें भी हम LHS लेते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। चलिए, तो बराबर में ये लाना है। सबसे पहले इन सभी को साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कोस। ऊपर आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस अपॉन साइन चल रहा है ऊपर, नीचे कोस थीटा एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इनको उल्टा करके गुणा में लिखें तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गुणा साइन ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसमें ये दोनों टर्म सेम हो सकते हैं अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, यानी अगर माइनस को कॉमन लेके यहाँ रखें तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ऊपर क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे होगा साइन थीटा। देखिए यहाँ का हमने माइनस साइन जो है वो चेंज कर देना है, यानी माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो आएगा एक बार, कोस थीटा साइन थीटा ये भी आएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा, ये सारे टर्म एलसीएम में आ गई। इससे ये कैंसिल होगा, कोस भी जाएगा तो साइन का साइन से हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये सारा कैंसिल होगा तो कोस स्क्वायर का कोस से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
यहां से इस टर्म को हम आगे लिखते हैं, ये होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और गुणा में क्या चल रहा है इसके, साइन थीटा कोस थीटा। इसको सोल्व करें अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल होगा, यहाँ इन दोनों का मान हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बनेगा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये पूरा कैंसिल होगा, 1 बनाएगा। यहाँ अगर हम देखें 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। लेकिन हमें आरएचएस में बनाना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसमें आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं हम। आरएचएस जो है हमारा वो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यहां आरएचएस लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, 1 प्लस साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे ये चीज़ हम यहाँ से भी निकाल सकते थे अगर इसकी वैल्यू नहीं रखे, है ना, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए एक बार इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। हमें टेन थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इन सभी को इसी ऑर्डर में रखेंगे। इसके अपॉन में भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा, इसके अपॉन में भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से तो बनेगा 1, कोस से कोस की पावर गई, साइन से साइन की पावर गई, तो साइन अपॉन कोस बनेगा टेन थीटा, ये कोस अपॉन साइन बनेगा कोट थीटा प्लस 1 बराबर आरएचएस, ठीक है। ये सीधा यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला इसी में जो प्रश्न दे रखा है वो अथवा में दे रखा है, यानी आपके पास चॉइस रहेगी, आप चाहो तो ऊपर वाले दोनों प्रश्न कर सकते हो या आप चाहो तो नीचे वाले दोनों प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए। ये चीज हमें सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस हमें दे रखा है क्यू अंदर पी स्क्वायर माइनस 1, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अंदर दे रखा है पी स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करके बताना है, 2p का मतलब होता है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये चीज सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इनको चेंज करें साइन और कोस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर ओपन करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा।
इन दोनों का मान हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ये -1 से +1 गया, यहाँ बनेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इधर बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा से ये कैंसिल होगा, हमारे पास बचा 2, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसी को हम लिख सकते हैं P, तो ये हो जाएगा 2 गुणा P बराबर हमारा RHS हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। देखिए इसका सेकंड देखें एक बार, इसमें भी हम LHS लेते हैं। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का मान लिख देते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेते हैं, यहाँ से ऊपर चल रहा है कोस ए अपॉन, नीचे एलसीएम आएगा कोस ए, यहाँ बनेगा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस ये हो जाएगा साइन ए, एलसीएम लिया तो साइन ए एलसीएम आएगा, साइन ए माइनस कोस ए। इसको उल्टा करके ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर गुणा होके हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, हमें बनाना सिर्फ साइन ए प्लस कोस ए है, तो इसको साइन को बाहर निकाल के इसको साइन ए माइनस कोस ए बना लेते हैं, या फिर कोस ए माइनस साइन ए बना लेते हैं। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा माइनस किया यहाँ से तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। इनका आधार समान आ रहा है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ऊपर, तो ऊपर बनेगा कोस ए माइनस साइन ए, और एक बनेगा कोस ए प्लस साइन ए, नीचे बनेगा कोस ए माइनस साइन ए। इनको कैंसिल किया तो यहाँ बनेगा कोस ए प्लस साइन ए, या फिर साइन ए प्लस कोस ए लिखे, एक ही बात है। ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, तो और वाले प्रश्नों में जो आपको इजी लगे वही प्रश्न आपको ट्राई करना है। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि बिंदु x, 3, 5, 7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको A बिंदु बोलूँ, इसको B बिंदु बोलूँ, तो मुझे क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में AB का मान दे रखा है, और AB कितनी दे रखी है, 5 इकाई। ठीक है, AB के लिए दूरी फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5 दे रखा है। इसका रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 25। यहाँ x2 माइनस x1, इसको x2 और इसको x1 बोल लेते हैं, या फिर ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ चल रहा है सामने 25, 25 से 25 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ द्विघात समीकरण बन जाती है,
जिनको गुणा करने पर 16 तथा जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 8 दूनी 16 और 8 और 2 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस 10x। x कॉमन लिया तो x माइनस 8, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 8 बराबर 16। x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0। या तो x माइनस 8 बराबर 0 होगा या x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो या तो x का मान प्लस का 8 हो सकता है या फिर x बराबर 2 हो सकता है। ठीक है, x के मान कितने आएंगे, 2 निकल के आएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ज्ञात कीजिए 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं इसको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें बताना होगा। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न आपको नहीं दे रखा है कि किसी रेखाखंड से किसी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस प्रकार से विभाजित करता है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिर्फ अंतर विभाजन वाला दे रखा है। 29 देखे प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसका बी समकोण है तथा AB पर D तथा भुजा BC पर E। AB पर तो एक बिंदु D है और भुजा BC पर एक बिंदु E है स्थित है। सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर यानी ए को ई से मिलाना पड़ेगा प्लस सी डी स्क्वायर सी को डी से मिलाना पड़ेगा बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के, यानी इसको इससे मिलाना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये चीज सिद्ध करके बतानी है, सामने ए सी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर है, इसका मतलब हमें दो समकोण त्रिभुज एक तो ए बी सी और एक डी बी ई का यूज करना होगा। ठीक है, और ए स्क्वायर जो है हमारे इस वाले त्रिभुज में आएगा और सी डी स्क्वायर हमारे इस वाले त्रिभुज में आएगा। तो हमें सभी समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। यहां से लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर हम चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। फिर हम चलते हैं त्रिभुज डी बी सी में। यहाँ होगा बी डी स्क्वायर या फिर डी सी या सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। आखिरी जो हमारा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है हमें, बी डी ई। त्रिभुज डी बी सी में या डी बी ई में डी ई स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, ए और सी डी को साथ में रखना है। तो इस ए और सी डी को साथ में रखना है तो इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। समीकरण 2 प्लस 3 से क्या बनेगा, इधर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए वाले पार्ट में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर और आगे है बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें ए सी स्क्वायर बनाना है तो ए सी बनेगा ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर से, तो ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर ये हमें मिल चुका है। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर देगा हमें ए सी स्क्वायर और बी ई और बी डी का स्क्वायर जो है वो देगा हमें डी ई स्क्वायर, तो प्लस डी ई स्क्वायर। और ये कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 व 4 से। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसका अथवा में और दे रखा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, इसलिए इस प्रश्न को हम नहीं करेंगे। आखिरी प्रश्न संख्या 30 बचता है हमारा, उसमें हमें क्या दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य के लिए हम टेबल बनाएंगे।
ये हमारा प्राप्तांक यानी x दे रखा है, जिसमें डेटा किस प्रकार से है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फिर से अगर x बनाए तो ये हो जाएगा यहाँ से 50 का आधा 25, 35, 45, 55 और ये 65। f जो हमें दे रखा है वो है 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है, अब इसके लिए हम यूज करेंगे कल्पित माध्य या फिर पग विचलन विधि। तो उसके लिए हमें d और u भी निकालना होगा। चलिए f आ गया, तो इसके लिए अब हम निकालेंगे d। और d कैसे निकालते हैं, x माइनस ए से। तो x कितना, a किसको ले सकते हैं, कल्पित माध्य हम बीच वाली वैल्यू को लेते हैं। 45 में से 25 को माइनस करेंगे, या 25 में से 45 को माइनस करेंगे, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और ये हो जाएगा 20। यहीं से हम u निकाल सकते हैं। u होता है d अपॉन h, अंतराल है 10 का, तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और ये 2। अब निकालते हैं एफ यू, एफ का u से गुणा, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, 28 से कम 28, 0, 20 से कम 20 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 36। माइनस के 36 में हम जोड़ेंगे प्लस का 32, तो माइनस का 4 बचेगा, यानी सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा 32 और 36 माइनस का 4। सिग्मा एफ की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 28 और 42 हो जाएगा 70, 70 और 10 80, 80 और 20 हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए इसके लिए निकालते हैं अब हम माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। कौन सी विधि है ये है पग विचलन विधि। तो x बार बराबर a कितना लिया हमने 45। सिग्मा एफ यू की बात करें तो वो हो जाएगा माइनस का 4 बटा सिग्मा एफ हो जाएगा 100 गुणा 10, 10 को काटा तो ये जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बार बराबर 45 माइनस 0.4, तो x बार बराबर हो जाएगा 45 में से गया तो ये बचेगा 44.6। माध्य दे रखा है, हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माध्य 44.6। ठीक है, अब इसी का हमें बहुलक निकालना है। इसका बहुलक देखें तो फिर से हमें टेबल बनानी होगी। ये दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। एफ दे रखा है 4, 28, 42, 20 और 6। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सर्वाधिक बारंबारता वाला है उसको लेकर हम क्या करते हैं बहुलक वर्ग बनाते हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर और नीचे वाली वैल्यू भी लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएगा f0, f1, f2, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, और h हमें दे रखा है जो कि अंतराल कितने का है 10 का। तो h बराबर 10 हो गया, l बराबर 40 हो गया, f0, f1 और f2 की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे पास 28, 42 और 20। ठीक है, तो चलते हैं बहुलक की तरफ। बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। वैल्यू पुट करते हैं, सबकी L दे रखा है 40 प्लस F1 माइनस F0 की बात करें तो 42 माइनस 28 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H यानी 10। हो जाएगा 40 प्लस, तो 42 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14, यहाँ हो जाएगा 84 माइनस 48 गुणा 10। 40 प्लस यहाँ बचेगा 14, 84 में से 48 को हटाएंगे, 14 में से 8 गया बचा 6, 7 में से 4 गया 3 बचा गुणा 10, तो ये चला जाएगा 2 से 5 बार 18 बार, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 7 पंजो 35 बटा 9। 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 9 चौक 36 होता है, तो 9 तिया 27, बचा हमारे पास 8.9 72 और 9 72, ठीक है, यानी हो जाएगा 43.88। तो बहुलक कितना आ जाएगा 43.88, जो कि इसी वर्ग अंतराल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह आपका 2018 का जो प्रश्न पत्र था वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसमें क्या था कि सिलेबस चेंज था, इसलिए काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित नहीं है, तो वो प्रश्न मैंने आपको छुड़ा दिए हैं। बाकी प्रश्न जो है कॉमन थे, तो वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, परीक्षा पेपर का जो पैटर्न है उसको समझें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।